हेलो हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सब लोग कैसे हैं? आई होप दोस्तों आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही हो और आप हेल्दी हैं। तो दोस्तों अपन ने यूनिट नंबर 14 तक पढ़ाई कर ली है। इसके नोट्स भी लिख लिए। ठीक है, पीडीएफ भी है आपके पास में। लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपन, इकाई नंबर 15, आपदा प्रबंधन केस अध्ययन। बहुत अच्छा है ये चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भारत में जितनी भी डिजास्टर आई हैं, ऐसे तो बहुत तरह तरह की आती हैं, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ जान माल का, वो हम पढ़ेंगे। बीपीएसजी 171 का ये लास्ट चैप्टर है। और फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको सोल्व करेंगे, गेस पेपर वगैरह भी देखते रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिचय के साथ में। भारत में आपदाएं आने का हजारों सालों तक इतिहास रहा है। यानी कि यहाँ पे भूकंप आए हैं, है ना, भूस्खलन आए हैं, और गर्मियों के अंदर लू चलती रहती है, उससे भी लोग मर जाते हैं, बाढ़ आती रहती है, सूखा अकाल, मतलब हजारों सालों का इतिहास भारत में रहा है आपदाओं के आने का, जिससे जान माल की अत्यधिक हानि हुई है। 30 जुलाई 2024, मतलब अभी हाल फिलहाल की बात बताऊं तो आपको, केरल के वायनाड जिला है, केरल का एक वायनाड जिला, जिसमें 30 जुलाई 2024 में एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी, मतलब ज़मीन खिसक गई थी, भूस्खलन उसको बोलते हैं। उसकी वजह से 300 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे। इसी तरह हर साल हीट वेव्स, यानी कि गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ लू, जिसको अपन तप्त लहरें या फिर उष्ण लहरें भी कहते हैं, कोमा बाढ़, कोमा सूखा, अकाल, चक्रवात, शीत लहरों के कारण, शीत लहर मतलब कोल्ड वेव्स, यानी कि सर्दी के टाइम पे जो ठंडी हवा चलती है उसके कारण भी लोग मर जाते हैं। तो इससे दोस्तों भारत का अरबों डॉलर का नुकसान भी हो जाता है आपदा आने की वजह से। आपको पता है कि बिल्डिंगें टूट जाती है, सड़कें टूट जाती है, इंटरनेट की, टेलीफोन की लाइनें टूट जाती है, तो नुकसान होता है भारत का। आपदाओं के केस अध्ययन एक प्रकार का साधन है दोस्तों, जिसकी सहायता से हमें आपदाओं से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। यानी कि हम अगर मान लो उत्तराखंड की बाढ़ देख रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं कि 2013 में क्यों आई थी, कितना नुकसान हुआ, उत्तराखंड की सरकार ने कैसे काम किया, तो केस स्टडी अच्छी रहती है। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी कोई आपदा किसी भी राज्य में आएगी तो वहाँ पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। तो साथ ही यह भी समझने में मदद मिलती है केस स्टडी से कि आपदाओं के दौरान सरकार ने प्रयास कैसे किए, कितने प्रयास सफल रहे, सरकार की योजनाओं व कार्यनीतियों में क्या कमी रही, कि जितने लोग बचाने चाहिए तो उतने लोग नहीं बच पाए, भविष्य में जान माल का कम नुकसान हो इसके लिए भी क्या कदम उठाए जा सकते हैं सरकारों के द्वारा, ये हमें केस स्टडी से पता चलता है। भारत के अंदर आई मुख्य आपदाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा महाचक्रवात, ये आपका 20 नंबर का भी सवाल पूछा जा चुका है कि उड़ीसा महाचक्रवात को बताते हुए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन की भूमिका बताएं। भूमिका मतलब कार्य बताएं। तो सबसे पहले तो उड़ीसा के अंदर एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था 1999 के अंदर, तो पढ़ते हैं। 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में, यानी कि जो समुद्र के किनारे स्थित जिले हैं उड़ीसा राज्य के, वहाँ पर एक भयानक चक्रवात आया। समुद्र में ज्वार भाटा आने से लहरें 7 से 10 मीटर की ऊंचाई से पुनः सतह पर गिर रही थी। ज्वार भाटा आप जानते ही है कि समुद्र की लहरें आसमान की तरफ ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती है, उसकी वजह से क्या होता है, तटों की तरफ बहुत तेज़ी के साथ में पानी जाने लगता है और इसे चक्रवात आता है और हवाएं भी तेज़ी से चलने लगती हैं। तो वहाँ पर उड़ीसा के तटों पर हवा की जो गति थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इससे उड़ीसा के 12 जिलों में लगभग 1200 किलोमीटर क्षेत्र का जो एरिया था वो प्रभावित हुआ। 14,000 गाँवों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसमें 4 लाख पशुओं और लगभग 10,000 लोगों की मौतें हो गई। ये थोड़ा सा डेटा है किसमें, उड़ीसा में जो चक्रवात आया था या साइक्लोन आया था 1999 में, यानी कि आज से 26 साल पहले बात करें तो, ठीक है, 10,000 लोग मारे गए थे। चक्रवात के कारण अचानक तेज बाढ़ आने से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। वहां पर अनेक लोग व बच्चे बेसहारा व लापता हो गए। उड़ीसा सरकार ने आपदा की स्थिति को भांपते हुए राहत सामग्री, दवाई तथा अन्य जरूरी संसाधनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सरकार ने सबसे पहले मार्गों पर पड़े हुए मलबे, ईंट पत्थर, वृक्षों को हटाकर साफ किया। सरकार व गैर सरकारी संगठनों ने गांव में फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। मरे हुए जानवरों और इंसानों के शवों को तत्काल, यानी कि तुरंत प्रभाव से हटाया गया, जितने भी जानवर और इंसान मर गए थे, जिससे कि संक्रामक रोग जो कि एक दूसरे से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है, डायरिया है, ये सब संक्रामक रोग होते हैं, तो लाश को हटाया गया।
लोगों तक पानी शुद्ध करने की गोलियां पहुंचाई गई, वस्त्र व कंबल, तंबू यानी कि टेंट, दवाइयाँ, प्राथमिक चिकित्सा किट, राशन सामग्री पहुंचाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी हेल्प की, और जिससे कि घायलों की मदद की गई। उड़ीसा में जो चक्रवात आया था 1999 में, उड़ीसा सरकार ने अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपाय अपनाए, यानी कि कुछ तो तुरंत जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ऐसे उपाय अपनाए, और कुछ लंबे टाइम तक मतलब भविष्य में भी अगर आपदा आती है उड़ीसा में तो लोगों को कम नुकसान पहुंचेगा, ऐसे उपाय कहलाते हैं दीर्घकालिक उपाय। ठीक है, के साथ ही भविष्य में आपदाओं से कम नुकसान हो इसलिए संस्थागत उपायों की रूपरेखा भी तैयार की उड़ीसा सरकार ने, यानी कि किस संस्था की क्या जिम्मेदारी और क्या कार्य रहेंगे, किस अधिकारी के क्या काम रहेंगे, उसे कहते हैं अपन संस्थागत उपाय। तो उनकी एक रूपरेखा तैयार की गई। सरकार के द्वारा चलाया गया पुनर्वास कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि जिन लोगों के घर नुकसान हो गए थे, टूट गए थे, उन लोगों के लिए अलग से फिर घर वगैरह बनाए गए, तो वो पुनर्वास कार्यक्रम कहलाते हैं। ये दोस्तों आपको उड़ीसा महाचक्रवात 1999 में लिख के आ जाना है। आगे चलते हैं इसी सवाल में, जो दूसरा सवाल रहता है, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी भूमिका अथवा कार्य बताएं। ये भी सवाल मतलब इसी में आता है। ठीक है, पूरा 20 नंबर का सवाल बन जाएगा। फिर इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1999 ईस्वी को की गई। इसका उद्देश्य प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया करके जान माल की हानि को कम से कम करना है। प्रतिक्रिया यानी कि कोई आपदा आई है तो तुरंत प्रभाव से सरकारें जो एक्शन लेती हैं उसको प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसका काम ही है कि लोगों की जो जान माल होता है, ठीक है, उसको बचाना, अनुक्रिया करना। ठीक है, यह आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देती है। हितधारक क्या होते हैं? इसको शेयर होल्डर भी बोलते हैं, सॉरी स्टेक होल्डर बोलते हैं। हितधारकों क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन में जितने भी लोग, जितनी भी संस्थाएं जुड़ी होती हैं उनको हितधारक कहते हैं। जैसे कि स्थानीय स्तर पर जैसे कि कोई नगर निगम है, ठीक है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, या फिर कोई एनजीओ है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं आपदा प्रबंधन में, वो सारे हितधारक कहलाते हैं। तो उनके बीच तैयारी की एक संस्कृति को बढ़ावा देती है, यानी कि सभी को मतलब प्रशिक्षण देती है कि आपको इस तरह से काम करना है, तैयारी करके लोगों को बचाना है। यह समुदाय का क्षमता निर्माण करके पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा पुनः उत्थान के कार्य करता है। पुनर्वास का मतलब आप जानते हैं रिहेबिलिटेट करना, यानी कि किसी के घर टूट गए तो उनको किसी दूसरे स्थान पे ले जाके बसाना, वो पुनर्वास कहलाता है। पुनर्निर्माण का मतलब जिनके घर टूट गए उनको घर वापस बना के दे देना वहीं पे। और पुनः उत्थान का मतलब होता है रिकवरी, है ना, लोगों की जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है, वापस सामान्य ज़िंदगी में उनको लाना, वो पुनः उत्थान के काम कहलाते हैं। तो ये जो संस्था है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके काम है ये सब पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के काम करना। यह स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर एक प्रभावी नेटवर्किंग का काम करता है, जिससे आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस प्राधिकरण के मुख्य कार्य देख लो। स्थानीय अधिकारियों को समुदायों व अन्य हितधारकों से सलाह लेकर आपदा की रोकथाम व शमन के उपाय बनाना। शमन यानी कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय बनाता है ये प्राधिकरण या एजेंसी। आपदा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण डाटाओं यानी कि जो तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनका संग्रह करके उनका विश्लेषण करना, यह भी इस प्राधिकरण का काम है। तीसरा काम लिख देना, राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां और योजनाएं बनाकर उनको अपडेट करना, यानी कि उनको अद्यतन करना। ठीक है, अपडेट को हिंदी में कहते हैं अद्यतन करना। समुदायों के बीच जागरूकता व तैयारी को बढ़ावा देना कि आपको इस तरह से इस आपदा में बचना है। समुदायों व हितधारकों को सलाह देकर प्रशिक्षित करना, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना। ठीक है, लोगों को सलाह देना कि आपको इस तरह से बचाव करना है अपनी संपत्ति का, अपने जानवरों का और खुद का। आपदाओं की रोकथाम व शमन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना और निगरानी करना, ये भी इस प्राधिकरण का काम रहता है कि आपदा से संबंधित जितने भी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, सबकी निगरानी करना और तालमेल बिठाना। आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करके उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये भी आपदा राज्य उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की काम है। ठीक है, तो ये 20 नंबर का एक शानदार सवाल कंप्लीट होगा। यही सवाल आता है इसमें। दोस्तों एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मतलब चांस कम बन रहा है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। भुज भूकंप 2001 बहुत तगड़ा भूकंप आया था दोस्तों। ठीक है, बहुत लोगों की इसमें जानें गई थी।
तो कहाँ पे आया था? गुजरात में कच्छ जिले में आया था ये। यह एक शक्तिशाली भूकंप था जो कि 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 पर 6.3 रिएक्टर पैमाने पर कच्छ जिले के भुज में आया था। इसने 21 जिलों को प्रभावित किया। लगभग 1,60,00,000 लोगों का जीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया। अनेक शहरों व गांवों के घरों का नुकसान पहुंचा। लगभग 20,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। यह भूकंप 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया और इसमें गुजरात के ज़िले बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। उनका नाम था राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, पाटन और अहमदाबाद के ज़िलों में भारी तबाही पहुंची इस भूकंप से। औद्योगिक सरकारी व निजी भवनों को नुकसान पहुंचा। अस्पताल, स्मारक, संग्रहालयों को भी क्षति पहुंची। संचार साधनों, परिवहन व्यवस्था, बिजली व पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई थी भुज भूकंप में। आपदा के तुरंत बाद दोस्तों क्या काम किए गए सरकारों के द्वारा, थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव थे। साथ ही गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक सशक्त समूह, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की भी बैठक बुलाकर राहत उपायों पर चर्चा की गई। यानी कि एक तो कमेटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। सरकार ने सबसे पहले संचार व्यवस्थाओं को ठीक किया। भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष व प्रधानमंत्री सहायता कोष की सहायता लेकर आपदा पीड़ितों की मदद की। दोस्तों आप जानते ही ये 2 प्रकार के फंड होते हैं जो कि हम डिजास्टर में भारत सरकार यूज करते हैं। ठीक है, हमारे को बचाने के लिए भारत सरकार इनका पैसा यूज करती है। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष और प्रधानमंत्री सहायता कोष। ठीक है, साथ में राज्य सरकार ने सेना व पैरामिलिट्री यानी कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनको पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल कहते हैं। तो मिलिट्री व पैरामिलिट्री की सहायता से बचाव उपाय व राहत के कार्य के गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की भी ड्यूटी इसमें लगाई गई। गैर सरकारी संगठनों को निगम संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से भी काफ़ी सहायता भुज भूकंप में मिली थी पीड़ित लोगों को, जिससे लोगों हेतु भोजन और आश्रय स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा किया गया। भुज भूकंप के बाद दोस्तों 1 सितंबर 2003 को गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई ताकि आपदा प्रबंधन की राहत के कार्य, पुनर्वास पुनर्निर्माण और पुनः उत्थान के कार्य किए जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों भारत में पहला राज्य गुजरात ही था जिसने आपदा प्रबंधन नीति खुद बनाई थी। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसमें भुज भूकंप में काफ़ी कुछ है लिखने के लिए। सबसे पहले तो आप बता देना कब हुई घटना, कहाँ पर हुई, कितने जिले प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित हुए, फिर आपको सरकार ने क्या प्रयास किए वो लिखने हैं। ठीक है, सरकार ने क्या प्रयास किए वो लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं। भारतीय महासागर सुनामी तमिलनाडु, ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों क्योंकि इसमें लिखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो सुनामी क्यों आता है? क्योंकि समुद्र में भूकंप आता है। पहले भूकंप के कारण क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और ज्वार भाटा आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, भूकंप आता है, ज्वार भाटे आते हैं और इसकी वजह से तटों की तरफ बहुत तेज़ी के साथ में जो लहरें होती हैं वो टकराती हैं। ठीक है, और तेज हवाएं चलने लग जाती है। ये सुनामी की स्थिति होती है। सुनामी में भूकंप आता है और चक्रवात में भूकंप नहीं आता, ध्यान रखना। चक्रवात तो मतलब तेज हवाओं, तेज बरसात के कारण आता है। राइट, ये सुनामी और चक्रवात में अंतर हो गया। तो बंगाल की खाड़ी में भूकंप आने से 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु में सुनामी आई थी। भूकंप का जो केंद्र था, जिसको अपन अधिगम केंद्र भी कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ से भूकंप की तरंगें जमीन के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो उस केंद्र वो जो केंद्र बिंदु था भूकंप का वो था सुमात्रा में। सुमात्रा कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से भूकंप की तरंगें चारों तरफ फैल गई थी। और फिर दोस्तों हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में प्रबल ज्वार भाटे की लहरें के कारण सुनामी ने भारतीय तटों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और इस सुनामी ने जो कि 2004 में आई थी, तमिलनाडु के साथ साथ में केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया। इससे 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोग बेघर, लापता, घायल हो गए। हजारों आवासीय जो मकान थे जहाँ पे लोग रहा करते थे उनको नुकसान पहुँचा। सरकारी व निजी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। आगे चलते हैं। तमिलनाडु के 3 जिले, वैसे तो मतलब 11 जिले प्रभावित हुए थे, लेकिन उनमें से भी 3 जिले हैं वहाँ पर बहुत भयंकर नुकसान हुआ। वो तमिलनाडु के जिले थे नागापट्टिनम, कन्याकुमारी और कुडलालूर। ठीक है, कुड्डालूर। आगे चलते हैं। राज्य सरकार को गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को स्थानीय समुदायों ने राहत और बचाव के कार्य किए और सेना ने भी दोस्तों सेवा के कार्य किए।
तमिलनाडु सरकार ने न्यूनीकरण यानी कि आपदा को कम करने का प्रयास किया। अनुक्रिया यानी कि आपदा के टाइम पर रिस्पॉन्स किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और पुनः उत्थान यानी कि लोगों का लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाए, वो रिकवरी कहलाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए निम्न प्रयास किए तमिलनाडु सरकार ने। खोज बचाव और निकासी काम किए। संचार लाइनों व बिजली व जल आपूर्ति का काम किया। परिवहन व्यवस्था में सुधार किया। भोजन दवाइयों वैकल्पिक आश्रय स्थल बनाए, यानी कि लोगों के रहने के लिए मतलब कहीं पे टेंट बना दिए, कहीं पे टीन शेड लगाकर लोगों का कई 10-15 दिन यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु तमिलनाडु सरकार ने 2003 में तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की। याद रखना, आपको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। 2003 में तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी। और 2005 में आपको पता राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति बना दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राहत कार्यों हेतु एक समिति बनाएगी, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव यानी कि सेक्रेटरी, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, सेना के अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्य किसमें शामिल थे? राहत कार्यों के लिए जो कमेटी बनाई थी ना, उसमें शामिल थे। तमिलनाडु की बात चल रही, जहाँ पे ये सुनामी आई थी। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था इसने। आगे चलते हैं। ये बचाव के कार्य पढ़ रहे हैं, मतलब सरकार ने किस तरह से काम किया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड NCCF, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष। इसका जो पैसा था उससे राहत के उपाय किए गए। योजना आयोग, जो कि अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग ने भी पुनः उत्थान व पुनर्वास के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सबने तारीफ की थी योजना आयोग की भी। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। साथ ही प्रभावित परिवारों को राशन व दवाइयों का वितरण किया गया। स्थानीय समुदाय की सफल भागीदारी के कारण खोज बचाव के कार्यों को अच्छे से करके जो रास्तों पर जो टूटे हुए पेड़ पड़े थे उनको हटाया गया, पेड़ पौधों को। और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ जो प्रोफेसर टीचर थे, उन्होंने दोस्तों ज़मीनों पर जो अतिरिक्त समुद्र का पानी आ गया था उसको निकालने में मदद की थी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने। आगे चलते, एक ग्रामीण सूचना केंद्र भी बनाए गए थे। ठीक है, विलेज इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी बनाए गए, जिससे यह पता लगाया जा सकता था। ये जो ग्रामीण सूचना केंद्र बनाए गए थे तमिलनाडु में, जो सुनामी आई थी, इनका क्या मकसद था कि नुकसान की कितनी मात्रा हुई, नुकसान कितना हुआ है। ये केंद्र अधिकारियों समुदाय से संपर्क में थे तथा आपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करते रहे। इन केंद्रों से जिला अधिकारियों तक सूचनाएं भेजी जाती थी ताकि राहत के उपाय किए जा सके। इन केंद्रों में आपदा पीड़ित व्यक्ति भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते थे। किसमें? ग्रामीण सूचना केंद्रों में, विलेज इंफॉर्मेशन सेंटर्स में दोस्तों कोई भी शिकायत करवा सकता था। मेरा जानवर खो गया, ठीक है, मेरे बाल बच्चे खो गए, मेरा सामान है वो लापता हो गया, मेरा खेत उसका नुकसान हो गया। तो अगर किसी को कंप्लेंट करवानी है तो वो ग्रामीण सूचना केंद्र में जाके करवा सकता था। इनका ये भी काम था। वो ग्रामीण सूचना केंद्र में मतलब तरह तरह की सूचनाएं आती रहती थी। उन सूचनाओं को फिर IAS जो जिला अधिकारी होता है उसके पास भेज दिया करता था ताकि वो जिला अधिकारी राहत के उपाय कर सके। गैर सरकारी संगठनों ने भोजन व पेयजल की व्यवस्था की। यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इसने भी स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों ने विभिन्न प्रकार की सेवाएं देकर सहयोग का काम किया था। जो तमिलनाडु के अंदर सुनामी आई थी 2004 के अंदर, ठीक है, सभी ने अच्छा काम किया, तारीफ है सबकी। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और बढ़िया टॉपिक, उत्तराखंड की बाढ़ 2013, इससे क्या सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 14 जून से लेकर 17 जून 2013 के बीच बहुत तगड़ी बरसात, भारी बरसात आई थी उत्तराखंड में, जिससे बाढ़ आ गई। वहाँ पे 5 जिलों में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई। ये 5 जिले थे बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। यहाँ पे बहुत भारी बरसात आई थी, बादल फट गए थे। इस बाढ़ से लगभग 6,000 लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या आपस में, ठीक है, 6,000 लोग मारे गए थे उत्तराखंड की बाढ़ में। केदारनाथ मंदिर के एकदम ऊपर, अब ये घटना कैसे हुई, उत्तराखंड की जो बाढ़ आई कैसे आई। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम है, उसमें एक केदारनाथ है। तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक गांधी सरोवर है, ठीक है, गांधी सरोवर एक प्रकार की झील है। वहाँ पर 16 जून 2013 को अचानक से पानी भर गया भारी बरसात से, और इससे मतलब जो गांधी सरोवर का जो पानी था ऊपर आ गया, ठीक है, और सारे जो तीर्थ स्थल थे, तीर्थ मार्ग थे तथा गाँव में इससे पानी भर गया। तो बाढ़ आने की वजह से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ, ये 4 धाम है, और हेमकुंड साहिब ये भी तीर्थ स्थल है। तो
इन तीर्थ स्थलों की तरफ जो रास्ते जाते हैं, जो नेशनल हाईवे बना हुआ है 59, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 59 बना हुआ है, अगर आपको ये स्थान जाने तो उसका प्रयोग करके जाना पड़ेगा। उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उस हाईवे का भी रास्तों को नुकसान हुआ, जिससे इन गंगोत्री को, ये गंगोत्री जा रहा था, कोई यमुनोत्री जा रहा था, तो ऐसे करके लगभग 1.25 लाख लोग रास्ते में फंस गए। बचाव कार्य पड़ लेते भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कोमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, सॉरी रिस्पॉन्स फोर्स कोमा लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD बोलते हैं इसको, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोमा स्थानीय प्रशासन ने बहुत तेजी से काम किए और लोगों को बचाया। राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने भी बचाव के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सैनिकों व गोताखोर कौन होते हैं, जो कि कोई नदी में डूब रहा है, ठीक है, उसको वहाँ से बचाना, वो गोताखोरों का काम होता है। वह हेलीकॉप्टरों की सहायता से लोगों तक खाना, दवाइयाँ, वस्त्र वितरित किए गए। ITBP, ये भारत, अभी बता दिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 15 दिनों में 33,000 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बचाने का काम किया था। तो सबसे अच्छा काम दोस्तों ITBP ने किया था, काफ़ी मेहनत वाला काम था, ठीक है। उत्तराखंड की बाढ़ से निम्न शिक्षा ली जा सकती है ना, तभी तो अपन केस स्टडी देख रहे हैं। बाढ़ क्षेत्रीकरण अधिनियम, फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि नदी के बाढ़ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी की जा सके। अब देखो, जहाँ पे नदी है ना, नदी बहती है, तो दोस्तों नदी में मान लो अचानक पानी आ गया, तो नदी के किनारे मान लो किसी ने रेस्टोरेंट बना रखा, किसी ने घर बना रखे हैं। नदी का एक बाढ़ क्षेत्र होता है, जैसे यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र है, ठीक है। आप यमुना नदी के किनारे किनारे चलना कभी, तो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए कि ये यमुना नदी का बाढ़ क्षेत्र है, तो वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट, कोई सड़क, कोई मतलब किसी प्रकार की स्ट्रक्चर मकान नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं नदी के बाढ़ क्षेत्र का। तो बाढ़ क्षेत्र अधिनियम को बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। जिसका भी घर है उसको तोड़कर साइड में रखना चाहिए पहले तो, और जहाँ पर भी मतलब लोग हैं, आवाजाही, उनको कम करना चाहिए, राइट। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि अगर नदी के अंदर बाढ़ आ भी जाती है तो जान माल का नुकसान कम होगा। फिर नहीं तो लोग को घर बना लेंगे, कोई रेस्टोरेंट बना, लोग मरेंगे ही ना। फिर आगे चलते, उत्तराखंड का पर्यावरण अत्यंत संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उत्तराखंड की इकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ प्रकार के जंतु, जानवर और हिमालय है। इसलिए जितनी भी वहाँ पर विकास की परियोजना चल रही है उनका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है। दोस्तों ये क्या होता है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट कहीं पे चलाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट के कारण उसके पर्यावरण पर कितना, मतलब कहीं पर जंगल में हाईवे निकल रहा तो उस हाईवे के कारण उस पर्यावरण, उस जंगल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये EIA कहलाता है, ठीक है। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जरूर करना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो। भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के नक्शे व मानचित्र को बनाना चाहिए, जैसे कि भारत का भूकंप क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, जोन 5 है, उसमें 5 जोन है। ऐसे ही जहाँ पे लैंडस्लाइड आता है कि भाई लोग हैं, नक्शे को, मानचित्र को देखकर पहले ही समझ जाए कि यहाँ तो लैंडस्लाइडिंग आते रहते हैं। तो भूस्खलन के लिए मार्गदर्शन कोमा विनियमन, जितने भी रेगुलेशंस एक्ट नियम होते हैं कोमा संहिताओं, संहिता मतलब नियमों का समुच्चय, नियमों का संग्रह, वो संहिता कहलाता है। उसके विकास, उसको लागू करना चाहिए ताकि लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पर तो अक्सर है पहाड़ों का जो मलबा है बरसात के अंदर खिसकता रहता है, सड़कें टूटती रहती है, ये कहलाता है आपको भूस्खलन जोखिम क्षेत्र। उसका नक्शे और मानचित्र से लोगों को हम समझा सकते हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी का प्रयोग करके संरचना बनाई जानी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे ही लेंटर और सीमेंट डालकर घर बना देते हैं, ठीक है, लेकिन वो टूट जाते हैं कमजोर संरचना के कारण। पहाड़ों में विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे कि वहाँ की चट्टानों के अंदर दरार आ जाती है और चट्टानें अस्थिर हो जाती है। तो भूकंप अगर थोड़ा सा बहुत भी आएगा तो वो चट्टानें झेल नहीं पाएंगी और इसकी वजह से वहाँ पर जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर पहाड़ों में कोई निर्माण की गतिविधि चल रही है, कोई होटल, कोई घर बन रहा है, तो वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ है उसका यूज नहीं करना चाहिए पत्थरों को तोड़ने के लिए। आपातकालीन संचार व्यवस्था पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसके अलावा सुदृढ़ चेतावनी तंत्र की स्थापना है वो करनी चाहिए, सुदृढ़ चेतावनी तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। हिम नदी झीलें यानी कि जहाँ पर ऐसी झीलें जहाँ पर बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उससे पानी आता है, कोमा नदी कोमा घाटियों में संरचनात्मक विकास विभिन्न मानदंड यानी कि विभिन्न तरह के नियम ध्यान में रखकर बनाने चाहिए, ठीक है। अगर घाटी नदी में भी कोई होटल वगैरह, कोई घर वगैरह बना रहा है तो उसको तरह तरह के नियम ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। इसके अलावा नदियों के तट पर पर्यटन से संबंधित विकास नहीं होना चाहिए
तीर्थयात्रियों पर नियंत्रण रखने हेतु एक तीर्थयात्री नियंत्रण और विनियमन निकाय की स्थापना होनी चाहिए। कितने तीर्थयात्री आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं, और अगर मान लो कोई तीर्थयात्री कहीं पे फंस गया है तो ये सब काम है, ये जानकारी कौन रखेगा? तीर्थयात्री नियंत्रण और विनियमन निकाय। निकाय का मतलब एक बॉडी होता है और विनियमन का मतलब रेगुलेट करने वाला। ठीक है, एक प्रकार की संस्था बनाई जानी चाहिए। लास्ट दोस्तों एक टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक चक्रवात फेलिन। चक्रवात फेलिन तो 12 अक्टूबर 2013 को उड़ीसा में फेलिन चक्रवात आया। चक्रवात से भारी बरसात आई, इससे 13 मिलियन लोगों यानी कि लगभग 13 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। चक्रवात फेलिन से लाखों मकान ध्वस्त हो गए, फसलों को हानि हुई, इसमें 45 लोगों की मौतें भी हो गई चक्रवात फेलिन में। आ रहा है दोस्त समझ में? ठीक है, आगे चलते। बचाव व राहत कार्यों में निम्न संस्थाओं तथा लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब चक्रवात फेलिन आया था। तो किस किस ने अच्छा काम किया? उड़ीसा त्वरित कार्यबल यानी कि उड़ीसा रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य आपदा अनुक्रिया बल, आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या रैपिड फोर्स कह सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ, भारतीय थल व वायुसेना और अग्निशामक सेवा के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया था जब चक्रवात फेलिन उड़ीसा के अंदर आया था। ज़्यादा टफ नहीं है ना, आराम से। और पुलिस के जो महानिदेशक होते हैं जिसको अपन डायरेक्टर जनरल या डीजी बोलते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। स्थानीय संस्थाएं और समुदाय ने भी अच्छा काम किया, और तरह तरह के जो एनजीओ थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। इसके अलावा दोस्तों जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है सीआरपीएफ, जिसका पूरा हिंदी में नाम होता है केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, अच्छा काम किया। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्र का निर्माण किया था। इसी कारण चक्रवात आने के 36 घंटे पहले ही 10 लाख लोगों ने आपदाग्रस्त क्षेत्र को पहले छोड़ दिया था। क्योंकि दोस्तों जो ये जो एजेंसी थी उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, इसने पहले ही बता दिया कि भाई मतलब 2-3 दिन बाद में एक तगड़ा यहाँ पर चक्रवात आने वाला है, सब लोग हैं अपने घरों को छोड़ दो, जहाँ पर भी तुम्हारे घर हैं सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। तो 36 घंटे पहले ही 10 लाख लोगों ने अपने घर वगैरह छोड़ दिए थे। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं आप? चक्रवात फेलिन के सभी हितधारकों ने, यानी कि जितने भी लोग आपदा प्रबंधन में, जितने भी संस्थाएं आपदा प्रबंधन में मौजूद थी, जिन्होंने अच्छा काम किया, वो सब हितधारक कहलाते हैं। तो उन लोगों ने आपस में मिलकर सभी प्रभावित तरीकों से कार्य किया। इसमें समुदाय के सदस्यों के सहयोग और सहायता के माध्यम से लोगों की संवेदनशील स्थिति को कम करने का अच्छा प्रयास किया गया था। तो दोस्तों ये आप निष्कर्ष लिख सकते हो, चक्रवात फेलिन का आने के कम चांस है, लेकिन हमें तो पूरी किताब पढ़नी थी अच्छे से और हमने पढ़ी भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 15। और अब आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर लगे उनको सॉल्यूशन देखेंगे अपन, किस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और गेस पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप कहते हो, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये किताब मैंने कंप्लीट करवा दी है। दोस्तों कैसा लगा आपको चैप्टर? ईमानदारी से बताना, सच बोलना एकदम, ठीक है? उससे मुझे पता लगेगा कि कितना सही से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।